हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकॉन बाय सुरभि वेयर इकोनॉमिक में इजी एंड एग्जाम ओरिएंटेड। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसे स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको फर्स्ट स्लाइड में ही एक छोटी सी स्टोरी के साथ इसको समझा दूंगी सो दैट कि नेक्स्ट में हम अपना स्टेटमेंट अजम्पशन उस अकॉर्डिंग हम सारा अपना क्वेश्चन को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है? शॉर्ट रन का लॉ है। ठीक है, अब शॉर्ट रन में आपको पता है कि एक फैक्टर हम फिक्स्ड रखते हैं और एक फैक्टर हमारा क्या होता है, चेंज हो सकता है। ये हम ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर करवा दिया था। ठीक है, अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बताता है? वो कहता है कि जब एक फिक्स्ड फैक्टर को वेरिएबल फैक्टर के साथ लगा के आप प्रोडक्शन करते हो। अब इसमें क्या है कि जो आप फिक्स्ड फैक्टर है, फॉर एग्जांपल कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मान लो कि मेरे पास 1 एकड़ लैंड है। ठीक है, अब 1 एकड़ लैंड के साथ मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ। ठीक है जी, वो कहता है कि आपने क्या करना है, इसको नहीं चेंज करना, फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं करना, सिर्फ आप वेरिएबल फैक्टर को चेंज करोगे। 1 एकड़ लैंड पे पहले मैंने 1 लेबर लगाई, मेरी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी हुई है। सेम 1 एकड़ पे मैंने 1 लेबर और लगा दी, अभी भी प्रोडक्शन अच्छी है। जब आप ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली चेंज करते रहेंगे और एक फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं करेंगे एंड वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर करके, मीन्स ऐसे कि लैंड मेरा कांस्टेंट है, सेम लैंड पे अगर मैं लेबर ज़्यादा लगाती जाऊंगी तो उस पर मेरा क्या होगा कि पहले मेरा एमपी इंक्रीज होगा। एमपी का क्या मतलब था? मार्जिन प्रोडक्ट। मार्जिन प्रोडक्ट आपका पहला इंक्रीज होगा, देन डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा, देन कांस्टेंट होकर ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताता है कि जब आप एक फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं करते, वेरिएबल फैक्टर को शॉर्ट रन में बढ़ाते रहते हैं, तो आपकी एमपी पहले इंक्रीज होगी, देन डिमिनिश होगी, देन कांस्टेंट होकर नेगेटिव हो जाएगी। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी। इसके बाद हम लाइन वाइज शुरू करते हैं कि स्टेटमेंट में क्या बताते हैं, अजम्पशंस, देन डायग्राम। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो स्टेटमेंट में हम वही चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि जो मैंने आपको अभी स्टोरी में बताया। ठीक है, वो कहता है कि एज मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद द फिक्स्ड फैक्टर। जब आप फिक्स्ड फैक्टर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर को लगाते जाएंगे, एमपी में इनिशियली इंक्रीज, एमपी स्टार्टिंग में आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, देन डिक्लाइन, देन कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। एज अ स्टेज कम, एक स्टेज ऐसे भी आएगी व्हेन इट बिकम जीरो एंड नेगेटिव। सेम चीज कि अगर आप लैंड को सेम रखोगे, लेबर इंक्रीज करते रहोगे, तो आपकी पहले एमपी इंक्रीज होगी, देन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, देन कांस्टेंट एंड देन नेगेटिव में भी चली जाएगी। इसी को ही हम एक टेबुलर एंड, पहले इसकी अजम्पशंस देखते हैं, अजम्पशंस के बाद हम इसकी टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन को देखेंगे। में देखते हैं, फर्स्ट अजम्पशन है हमारी, एक फैक्टर फिक्स्ड और एक फैक्टर वेरिएबल है। हम ये शॉर्ट रन का लॉ है, शॉर्ट रन में हम हमेशा यही मान के चलते हैं कि एक फैक्टर फिक्स है और एक फैक्टर को ही आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, सेकंड है वेरिएबल फैक्टर आर इक्वली एफिशिएंट। अब वेरिएबल फैक्टर इक्वली एफिशिएंट का क्या मतलब है? अब वेरिएबल फैक्टर इसमें कौन सी थी? लेबर थी। जो भी आप लेबर लगा रहे हो वो सारी इक्वली एफिशिएंट है, मतलब वो सारे एक जैसा काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि जो आपने फर्स्ट लेबर लगाई है वो तो पूरी हेल्दी थी एंड जो आपने सेकंड लेबर लगा दी वो हैंडीकैप है, वो उतनी एफिशिएंट नहीं है जितनी आपकी फर्स्ट लेबर थी। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप वेरिएबल फैक्टर लगा रहे हो वो सारे इक्वली एफिशिएंट है, वो इक्वली काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। जो आप टेक्निक है वो नियम को ही अप्लाई कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को हम कांस्टेंट लेके चल रही है। एंड फोर्थ है कि वेरिएबल फैक्टर चेंज इन दी सेम प्रपोर्शन, विच मीन्स कि जो आप लेबर लगा रहे हो उसको एक डेफिनेट प्रपोर्शन में इंक्रीज करना है। ऐसे नहीं है कि पहले एक लेबर लगा ली, उसके बाद मैंने सीधी 3 लेबर लगा ली, फिर मैंने फिर सीधी 6 लेबर लगा ली। ऐसे नहीं है कि एक सर्टन पोर्शन होना चाहिए, प्रपोर्शन होना चाहिए कि 1:2, 1:3, 1:4। इसको हम नेक्स्ट मैं आपको स्लाइड में बता दूंगी कि टेबल में हम प्रोपोर्शन को कैसे दिखाते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसको टेबल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो हमने क्या करना है, लैंड में सेम लेके चल रही हूँ, लेबर है फर्स्ट लैंड के साथ, लैंड वही है 1 एकड़ लैंड है, लैंड के साथ जब मैंने 1 लेबर लगाई तो उन्होंने टोटल प्रोडक्शन मेरी कितनी करी है, 2 यूनिट्स की। ठीक है, फिर मैंने सेम, लैंड मेरी सेम है, अब लैंड के साथ मैंने 2 लेबर लगा दी। ठीक है जी,
उन्होंने मिलके 5 यूनिट्स की प्रोडक्शन करी है, बढ़िया बात है, इंक्रीज हो रहा है, पहले 2 थी अब 5 होगी। देन हमने सेम के साथ ही एक लेबर और लगा दी, तीनों ने मिलके 9 चीजों की प्रोडक्शन करी है। देन ठीक है जी, फिर इसके साथ ही चौथी लेबर और लगा दी, 3 मैंने पहले लगाई थी, 4 और लगा दी, अब सभी ने मिलके 12 की प्रोडक्शन करी है। ठीक है, अब फिर फिफ्थ पे 14, उन्होंने पांचों ने 14 चीजें बनाई हैं। ठीक है जी, अभी भी हमारी इंक्रीज हो रही है। अब 6 जनों ने मिलके ही 15 चीजें बनाई है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आपकी एक चीज एक्स्ट्रा बनाई है। ठीक है, अभी भी इंक्रीज है। देन अब तो देखो, आपने 6 लेबर थी तब भी 15 चीजों की प्रोडक्शन हो रही थी, अब एक लेबर और इंक्रीज होगी तब भी 15 चीजों की प्रोडक्शन ही हो रही है, मतलब जो एक्स्ट्रा लेबर लगाई है उसने कुछ काम नहीं करा। और जब हमने एक लेबर और ऐड ऑन कर दी, लैंड सेम है, एक लेबर और ऐड ऑन कर दी, तो उन्होंने तो प्रोडक्शन डिक्रीज ही कर दी, बढ़ाने की बजाय हमारी तो कम होगी। अब देखो इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में मेरी क्या है, टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है, इंक्रीजिंग रेट होता है और एक डिक्रीजिंग रेट बढ़ रही है। अब देखो पहले मैं आपको टीपी और एमपी का समझाती हूँ। टीपी आपको याद ही रखना पड़ेगा, अगर आप टीपी याद रख लोगे तो एमपी आपका याद हो जाएगा। टीपी क्या है, 2 5 9 12 15 15 14। अगर आप इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपको ये याद हो जाएगी। अब देखो एमपी में क्या है, पहली चीज वैसी की वैसे, एमपी कैसे निकालते हैं, माइनस करके, ये वाली में से ये वाली चीज माइनस करी 3, फिर 9 - 5 4, देन 9 - 12 3, 14 - 12 2, 1 0 नेगेटिव। हमने क्या बोला था कि पहले तो मेरी एमपी इंक्रीज होगी इंक्रीज, देन डिमिनिश होगी डिमिनिश, देन आगे आके क्या हो जाएगी, एक पॉइंट पे आके जीरो हो जाएगी, एंड जीरो के बाद हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब देखो मैंने साइड में क्या लिखा है, इसके 3 स्टेजेस है, इंक्रीजिंग रेट, देन आपकी डिमिनिशिंग रेट एंड नेगेटिव रिटर्न्स, 3 रिटर्न्स आएंगे। यहाँ पे देखो आपने क्या करा, जो मेरी टीपी है इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है, ठीक है, और इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ने के साथ साथ जैसे 2 2 के बाद सीधा 5 5 के बाद सीधा 9, मतलब इसमें 3 का गैप है, इसमें 4 का गैप है, उसको बोलते हैं जब ज्यादा इंक्रीज होके बढ़ रही है उसको इंक्रीजिंग रेट बोलते हैं। ठीक है, इधर यहाँ तक तो मेरी क्या है, टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है, तो जब मेरी टीपी बढ़ रही है और एमपी भी मेरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी, उसके बाद देखो 9 से क्या हो गया 12, 12 से क्या हो गया 14, इधर कितने का गैप था 4 का, इधर कितने का आ गया 3 का, इधर कितने का आ गया 2 का, विच मीन्स की टीपी इंक्रीज तो हो रही है बट इंक्रीजिंग रेट पे नहीं बढ़ रही, डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है। तो सेकंड स्टेज में मेरा क्या आएगा, टीपी जो है हमारी डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है और एमपी मेरी क्या होनी शुरू होगी, डिक्लाइन होनी शुरू होगी। ठीक है जी, अब थर्ड पॉइंट पे देखो, यहाँ पे जब आ गया, एक तो हमारी एमपी क्या होगी जीरो होगी और साथ के साथ मेरी क्या होगी नेगेटिव पे जाना शुरू होगी, विच मीन्स कि एमपी नेगेटिव है और टीपी मेरी क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। ध्यान से सुनो दोबारा से, 3 चीजें हैं। पहली स्टेज में क्या था, मेरी टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है और एमपी भी मेरी इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, सेकंड पे क्या हो गया, जो मेरी टीपी इंक्रीज हो रही है बट मेरी वो डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एंड एमपी मेरी क्या शुरू होनी होगी, डिक्लाइन शुरू होगी। अब थर्ड में तो सारा ही आपका नेगेटिव ही हो गया था, थर्ड पे क्या हो गया कि मेरी एमपी नेगेटिव होगी और टीपी मेरी बिल्कुल ही डिक्लाइन होनी शुरू होगी। अब इसी को ही हम एक डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं कि डायग्रामेटिकली ये कैसा बनेगा। ठीक है, अब हम इसी को ही, उस टेबल को ही डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं। वो मैंने आपको कन्वीनियंट के लिए लिख के दे दिए कि क्या क्या चीज थी। स्टेज 1 में हमें क्या बता रहे हैं, टीपी बढ़ रही थी, टेबल से हमने ये देखा ना, टीपी बढ़ रही थी, एमपी भी बढ़ रही है बट इंक्रीजिंग रेट पे। अब आप जितना हो सके ना इन डायग्राम्स को विदाउट वो नंबरिंग के बिना बनाना, सो दैट कि आपका स्मूथ बने डायग्राम। फ्री हैंड बनाया करो, पहले आप स्केल से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के बिल्कुल एकदम स्मूथ छोड़ के ऐसे स्लोप बना के उसके एक कर्व सा बना लो। ठीक है जी, अब देखो अपन ने 3 स्टेजेस दिखानी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहली स्टेज तो मेरी थी कि टीपी मेरी बढ़ रही है, अब देखो यहाँ पे मेरी क्या है, टीपी जो है इंक्रीज हो रही है। ठीक है, हो भी किस पे रही है, इंक्रीजिंग रेट पे, मतलब जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रही है। और एमपी मेरी क्या हो रही है, इधर से एमपी भी हमारी इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी, मतलब ये वाली स्टेज मेरी क्या होगी, यहाँ तक स्टेज 1 पे होगी। ठीक है, सेकंड में हमने क्या बोला कि टीपी बढ़ तो रही है पर उसकी जो रेट है डिक्रीजिंग रेट होगी, भी इसकी धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी। यहाँ तक लगा लो आप इधर।
ठीक है। और सेकंड में आपने बताया कि जब टीपी इंक्रीज हो रही है तो मेरी एमपी इधर तक क्या होनी शुरू होगी, डिक्लाइन होनी शुरू होगी। ठीक है जी। थर्ड में क्या हो गया, जब हमारी टीपी डिमिनिश हो रही है मतलब नीचे की तरफ आ रही है तो मेरी एमपी क्या होगी, जीरो होगी। मतलब टीपी जब हमारी मैक्सिमम थी, इंक्रीज नहीं हुई, कांस्टेंट थी, तो एमपी जीरो। एंड नेक्स्ट पे हमने क्या बता दिया कि जब मेरी टीपी डिमिनिश हो रही है तो एमपी मेरी क्या होनी शुरू होगी, नेगेटिव होनी शुरू होगी। आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। और इसमें एक चीज और है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का क्या मतलब है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तब होता है जब अब टीपी अपनी स्लोप को चेंज कर लेती है। स्लोप चेंज होने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट तक जब टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही थी, नेक्स्ट इस पार्ट में मतलब इस वाले सेक्शन में, इस वाली स्टेज में टीपी क्या है, डिक्रीजिंग रेट पे बढ़नी शुरू होगी। विच मीन्स कि इसी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं कि जब टीपी अपनी स्लोप चेंज कर लेती है। मीन्स पहले टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही थी, उसके बाद टीपी क्या है, डिमिनिशिंग रेट पर बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है। आई होप आपको डायग्राम, स्टेजेस, टेबल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट है इस वाले कंसेप्ट में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अब इसके बाद एक आपने चीज और ऐड करनी है, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या होता है, जो आपने अजम्पशंस को अज्यूम करा था उन्हीं का ही उल्टा, कि हमेशा ये वाला लॉ असली में एप्लीकेबल नहीं होता। आप शॉर्ट रन में भी एक मतलब फिक्स्ड फैक्टर को आप फिक्स नहीं रख सकते। टेक्नोलॉजी कभी कांस्टेंट नहीं होती। वेरिएबल फैक्टर है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं हो सकते। मींस कि रियल लाइफ में कोई भी दो पर्सन्स वो एक जैसा काम नहीं करते, सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस अवेलेबल होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और अगर आप इस कंसेप्ट के नोट्स चाहते हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक टेलीग्राम लिंक शेयर कर दूंगी जिसमें मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है जी। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।